आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 3, जिसका टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। आज इसमें हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे क्या हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर तालिका दी गई है। यहाँ पे वस्तु का नाम, रेशों के प्रकार, वे रेशे प्राकृतिक हैं या कृत्रिम हैं, उन्हें लिखना है। बच्चों, हमारे द्वारा जो कपड़े पहने जाते हैं वह रेशे से प्राप्त होते हैं, रेशे से बनाए जाते हैं। अब ये रेशे प्राकृतिक हैं अथवा कृत्रिम हैं। तो प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, इनका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रेशे से तात्पर्य है ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इन रेशों में हमारे आ जाते हैं कपास, ऊन, रेशम आदि। ये जो रेशे हैं ये तो कुछ जंतुओं से, पौधों से प्राप्त होते हैं अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है, अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि संश्लेषित रेशा क्या है। तो बच्चों, धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट का स्मरण करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो पहला चित्र है इसमें मनके से बनाई गई एक लंबी माला है, और दूसरे ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर कागज के क्लिप को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार आप भी इन क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला का बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब इनमें क्या समानता है, क्या आपको इन दोनों जो यहाँ पे चित्र है इनमें कोई समानता देखने को मिल रही है? ठीक इसी प्रकार जो संश्लेषित रेशा होता है वह संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई जाने वाली एक लंबी श्रृंखला है। इसमें जो प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। इस बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का जो अर्थ होता है वह होता है बहुलक, और ये पॉलीमर जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉली का मतलब होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। जिस प्रकार ये मनके से बनाई गई एक माला तैयार हो जाती है, यानी यहाँ पे जो ये एक एक मनके दिखाए गए हैं ये एकलक हैं, और ये जो हमारी एक मोती की माला बन गई है ये बहुलक है। इसी प्रकार जो ये कागज की क्लिप दिखाई गई है यह एक ये जो दिखाई गई है ये एकलक कहेंगे, और जब ये एक लंबी श्रृंखला बन गई इसे हम बहुलक कहेंगे। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास जो एक है ये भी एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, यहाँ पर हम कुछ देखेंगे। संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इनमें पहला हमारा आता है रेयान। बच्चों, आप पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम होता है वह कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है।
रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा जो होता है वह कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। यहाँ पर चित्र में रेयान से निर्मित वस्तुओं को दिखाया गया है। यह है चादर और उससे निर्मित कुछ कपड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं। दूसरा संश्लेषित रेशा हमारा आता है नायलॉन। नायलॉन बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। इसमें किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया है। ना ही इसमें कोई पौधों का कोई भाग मिलाया गया है और ना ही जंतु का। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट, पट्टे, स्लीपिंग बैग, शयन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। ये एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नायलॉन होता है उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है कि उसका उपयोग ये पैराशूट बनाने में और चट्टान में चढ़ने के लिए रस्सों में भी किया जाता है। इसकी प्रत्यास्थता और इसकी मजबूती जो होती है वह बहुत ही अधिक होती है अन्य संश्लेषित रेशों की अपेक्षा। यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो हमें रेशे में है उन रेशों को हम ये देख सकते हैं कि कौन सा रेशा अधिक मजबूत है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, इसके लिए हम एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। लगभग इसमें 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती का धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए, यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए, जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु तो आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी में क्रमबद्ध यहाँ पर लिखिए। जैसे कपास का रेशा है, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसको कितना भार लगा इसको तोड़ने में। इसी प्रकार जो ऊन का रेशा है उसको तोड़ने में कितने भार की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार जो रेशम है उसको तोड़ने में कितने भार की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार नायलॉन है उसको तोड़ने में कितने भार की आवश्यकता पड़ी। जिसमें सबसे अधिक भार रेशे को तोड़ने में लगेगा, वही जो धागा है वह सबसे मजबूत धागा या सबसे मजबूत रेशा कहलाएगा। यहाँ पर हम रेशों के धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर हम एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटकाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे हमें रेशों की मजबूती, उनकी
प्रत्यास्था का पता चल जाएगा कि कौन सा धागा कितने मजबूत है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।